मेरी उम्र 50 की हो चुकी है। हम आज ही युद्ध करना पसंद करेंगे, न कि 8 और 10 साल बाद, जबकि मेरी उम्र 60 की हो जाएगी। मैं तो एक कलाकार हूँ, संपूर्ण जर्मन जाति को एकता के सूत्र में बांधना चाहता हूँ और शांतिपूर्वक जीना चाहता हूँ। ये शब्द हिटलर ने कहे पोलैंड पर आक्रमण करने से पूर्व। स्टूडेंट, मैं धीरज शर्मा आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल्स आई में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिटलर की विदेश नीति। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, निशस्त्रीकरण सम्मेलन का बहिष्कार। 1934 में जर्मन तानाशाह हिटलर ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दिया और वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद हिटलर का अगला कदम था पोलैंड को मित्र बनाना, पोल जर्मन अनाक्रमण समझौता। हिटलर ने 10 वर्षों के लिए पोलैंड के साथ एक अनाक्रमण समझौता किया और ठीक 10 साल बाद 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर ही आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध का श्रीगणेश किया। नंबर 3, ऑस्ट्रिया को हड़पने का असफल प्रयास। एडोल्फ हिटलर अपने भाषी मातृभूमि को जर्मनी में मिलाना चाहता था, इसलिए उसने नाजियों से ऑस्ट्रिया में विद्रोह करवाए और नाजियों ने प्रधानमंत्री डाल्फस की हत्या कर दी। लेकिन ऐसे ही समय में मुसोलिनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में आया और हिटलर को चेतावनी दी कि ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने से पहले उसे इटली का सामना करना पड़ेगा। हिटलर पीछे हट गया और सोचा कि ऑस्ट्रिया को हड़पने के लिए मुसोलिनी की जो मित्रता है वो अत्यंत आवश्यक है। सार की प्राप्ति। वर्साई की संधि के अनुसार सार के जो प्रदेश थे वो 15 वर्षों के लिए राष्ट्रसंघ के अधीन कर दिए गए थे। अब वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह का निर्णय जर्मनी के पक्ष में हुआ और सार के प्रदेश जर्मनी में मिला लिए गए। इस प्रकार वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ गई, राष्ट्रसंघ खड़ा देखता रहा और हिटलर की कूटनीति अब विश्व के सामने आने लगी। नेक्स्ट, एंग्लो जर्मन नाविक समझौता। हिटलर राजनीति की शतरंज का चतुर खिलाड़ी था। वह फ्रांस और इंग्लैंड में चौड़ी खाई पैदा करना चाहता था, अतः उसने इंग्लैंड के साथ एक नाविक समझौता किया। समझौते के शर्तों के अनुसार जर्मनी की नौसेना ब्रिटिश नौसेना के मुकाबले 35% होगी और इंग्लैंड ने इस पर हस्ताक्षर भी किए। स्टूडेंट्स, यह हिटलर की महान कूटनीतिक विजय थी। फ्रांस में खलबली मच गई और वह इंग्लैंड की तरफ देखता रहा। अब फ्रांस का जो रुख था वो रूस की तरफ ज़्यादा होने लगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, राइन प्रदेश का सैन्यकरण। मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण किया। इस स्थिति का हिटलर ने लाभ उठाया और उसने अपनी फ़ौजें राइनलैंड में भेज दी और उसको अपने में मिला लिया। फ्रांस खड़ा देखता रहा
उसने इंग्लैंड से कहा, पर इंग्लैंड ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और कहा यह प्रदेश तो जर्मनी का ही था। स्टूडेंट्स, हिटलर दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था, एक के बाद एक राष्ट्रों को हड़प रहा था। अब हिटलर का जो विदेश नीति का जो अगला उद्देश्य था वो था ऑस्ट्रिया को हड़पना। ऑस्ट्रिया को हड़पने से पूर्व 1936 में स्पेनिश गृह युद्ध हुआ। यह युद्ध हिटलर के लिए एक प्रयोगशाला सिद्ध हुआ। इस युद्ध में हिटलर ने अपने आधुनिकतम हथियारों का प्रयोग किया। जनरल फ्रैंको की विजय हुई और हिटलर और मुसोलिनी में गहरी मित्रता बढ़ने लगी। अगला जो मुख्य उद्देश्य था ऑस्ट्रिया को हड़पना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिटलर ने ऑस्ट्रिया को हड़पने का प्रयास किया, लेकिन मुसोलिनी ऑस्ट्रिया के पक्ष में आ गया था। लेकिन अब वे गहरे मित्र बन चुके थे, तो अब हिटलर का अगला निशाना ऑस्ट्रिया था। हिटलर ने वहाँ नाजियों से फिर दंगे करवाए और नाजी नेता को प्रधानमंत्री बनने की मांग की। हिटलर ने ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री शुस्निग से अपने गृह निवास बर्खटेसगार्डन में मुलाकात की। शुस्निग ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन बाद में वह स्थिति को समझ चुका था और उसने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद ऑस्ट्रिया भी जर्मनी में आ चुका था। जर्मनी का ऑस्ट्रिया पर प्रभाव स्थापित हो गया। ऐसे ही समय में 1936 में रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। इटली और जर्मनी की दोस्ती हुई। रोम और बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। 1937 में जापान के साथ मिलते ही इसका नाम पड़ा रोम बर्लिन टोक्यो धुरी। जी हाँ स्टूडेंट, ये वही रोम बर्लिन टोक्यो धुरी थे जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा। एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी, इटली, जर्मनी और जापान। अब स्टूडेंट, जो अगला शिकार था हिटलर का वो था चेकोस्लोवाकिया। जी हाँ, हिटलर का अगला शिकार बना चेकोस्लोवाकिया। जर्मनी के शहर म्यूनिख में इसके लिए एक समझौता भी हुआ जिसे म्यूनिख समझौता कहा जाता है। हिटलर ने वहाँ चेक सरकार से, नाजियों से यह कहलवाया कि हम जर्मनी में मिलना चाहते हैं, लेकिन चेक सरकार ने मना कर दिया। जी हाँ स्टूडेंट, जो चेकोस्लोवाकिया का निर्माण था वो सेंट जर्मे की संधि से हुआ। यहाँ के सुडेटनलैंड में करीब 34 लाख जर्मन रहते थे। हिटलर सुडेटनलैंड ही नहीं बल्कि हिटलर का निशाना पूरा चेकोस्लोवाकिया था। तो ऐसी स्थिति में म्यूनिख में एक समझौता आयोजित किया गया जिसमें जर्मनी, इटली,
फ्रांस और इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड चैम्बरलेन और फ्रांसीस राष्ट्रपति दलादियर, जो चेकोस्लोवाकिया के स्वतंत्रता के गारंटर थे, अब हिटलर के आगे झुक गए। चैम्बरलेन ने तो कहा, जरा नक्शा तो उठा के देखिए, चेको 3 तरफ से जर्मनी से घिरा हुआ है, ऐसे में उसे कैसे बचाना संभव हो सकेगा। म्यूनिख समझौते में सुडेटनलैंड पे अधिकार की बात मान ली गई, लेकिन हिटलर की भूख जो बढ़ती ही जा रही थी, वह तो पूरी चेकोस्लोवाकिया को ही हड़पना चाह रहा था। वास्तव में चेकोस्लोवाकिया जो था, इसमें इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति और इंग्लैंड फ्रांस किस प्रकार जर्मनी के आगे झुक रहे थे, ये साफ तौर पर दिख रहा था। वे हिटलर के आगे नतमस्तक हो चुके थे। अब वो परिस्थिति आ चुकी थी कि 15 मार्च को हासा को धरा धमका कर, जी हाँ, चेकोस्लोवाकिया के हासा को डरा धमका कर हिटलर ने हस्ताक्षर करवा लिए और जर्मन सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश किया। इसी के साथ चेकोस्लोवाकिया जर्मनी का नंगा शिकार बना। फ्रांस इंग्लैंड कुछ नहीं कर सके, वे ताकते रह गए और राष्ट्रसंघ खड़ा देखता रहा। अगला, मेमल पर अधिकार। हिटलर ने लिथुआनिया से मेमल प्रदेश की मांग की। तो स्टूडेंट्स, लिथुआनिया के सामने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने हस्ताक्षर कर दिए गए और मेमल जर्मनी में मिला लिया गया। अब वो स्थिति आ गई थी कि जर्मनी ने रूस के साथ, साम्यवादी रूस के साथ एक अनाक्रमण समझौता किया। जी हाँ, यह हिटलर की कूटनीतिक विजय थी। उसने रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया, क्योंकि अब वो स्थिति आ चुकी थी कि 10 साल पूर्ण हो गए थे। उससे थोड़ा पहले ही हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करना चाहता था। जी हाँ, पोलैंड पर आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश। 1 सितंबर 1939 को प्रातः 4:30 बजे जर्मन सेनाओं ने हिटलर के आदेश पर विद्युत गति से पोलैंड में प्रवेश किया। इसी के साथ अगले दिन फ्रांस और इंग्लैंड पोलैंड के पक्ष में आए और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। स्टूडेंट्स, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश हो गया। वास्तव में हिटलर का मूल मंत्र था विश्व प्रभुत्व या विनाश। स्टूडेंट, ये थी हिटलर की विदेश नीति का उल्लेख। यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है,
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, मुख्य मुख्य बातें आप पॉइंट अपनी नोटबुक में उतारें। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो आगे की जो कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वार, वो सारा आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। जी हाँ, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिटलर की विदेश नीति। स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो बच्चों तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो महात्मा बुद्ध पार्ट 2 लेके आ रहा हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।